नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यवाद की समीक्षात्मक व्याख्या का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सुखवाद से लेकर बाह्य नियमवाद, अंतःप्रज्ञावाद, नैतिक इंद्रियवाद, बुद्धिवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, उपयोगितावाद और बुद्धिवाद के अलावा आत्मपूर्णतावाद भी नैतिक मानदंड के रूप में खरे नहीं उतरते हैं। इनमें कहीं न कहीं वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। बाह्य नियमवाद वस्तुनिष्ठ है, लेकिन वह नैतिक इच्छा का सम्मान नहीं करता है, बाहर से नैतिकता को थोपने का प्रयास करता है। परंतु सुखवाद, बुद्धिवाद और उपयोगितावाद तथा आत्मपूर्णतावाद जैसे सिद्धांत वस्तुनिष्ठता की स्थापना नहीं कर पाते हैं। इसके अभाव में इन्हें सर्वमान्य नैतिक मानदंड स्वीकार करने में कठिनाई प्रतीत होती है। मूल्यवाद इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है और नैतिक मूल्यों को नैतिकता का आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने बाह्य नियमवाद, अंतःप्रज्ञावाद, नैतिक इंद्रियवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, उपयोगितावाद, स्वार्थवादी सुखवाद, बुद्धिवाद और आत्मपूर्णतावाद का अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि बाह्य नियमवाद जहाँ व्यक्ति पर बाहरी नियमों को लादने का प्रयास करता है, इससे इसमें वस्तुनिष्ठता तो होती है, परंतु नैतिकता के मौलिक तत्वों का अभाव हो जाता है, इच्छा स्वातंत्र्य का अभाव हो जाता है। अंतःप्रज्ञावाद
अंतःकरण को नैतिकता का आधार मानता है। इससे नैतिकता में स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल का समावेश तो होता है, परंतु इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है और वह एक आत्मकेंद्रित सिद्धांत बन जाता है। इसी तरह बुद्धिवाद, उपयोगितावाद और आत्मपूर्णतावाद में भी वस्तुनिष्ठता का कहीं न कहीं अभाव है, जिसके कारण इन्हें सर्वमान्य नैतिक मानदंड मानने में कठिनाई प्रतीत होती है। नैतिक मूल्यवाद इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। विल्बर मार्शल अर्बन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और एक नैतिक मानदंड के रूप में मूल्य को स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं, मानवीय जीवन में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक मानव विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में मानव पराकाष्ठा पर है, चांद पर पहुंच चुका है तथा मंगल आदि ग्रहों के लिए उसकी उड़ानें जारी हैं। साथ ही साथ उसकी भौतिक संपन्नता भी बढ़ी है, परंतु जीवन मूल्यों की समस्या भी साथ ही साथ बढ़ी है। मानव मशीन बनता जा रहा है। मूल्यों की दृष्टि से हम अपने पूर्वजों से पिछड़ते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मूल्यों को नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यवाद का विवेचन आवश्यक है। सामान्यतः मूल्य को अर्थशास्त्रीय प्रत्यय माना जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार मूल्य वह है जो आवश्यकताओं की पूर्ति करे। विल्बर मार्शल अर्बन ने अपनी पुस्तकों डिफिनीशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉन्शसनेस ऑफ वैल्यू, वैल्यूएशन इट्स नेचर एंड लॉज, बीइंग एंड इंट्रोडक्शन टू द जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज में मूल्य के विभिन्न आयामों की व्याख्या की है। उन्होंने मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्य वह है जो मानवीय इच्छा की तृप्ति करे। मानवीय इच्छा की तृप्तिकारक सभी वस्तुएं मूल्यवान हैं, अर्थात शुभ हैं। मकान शुभ है क्योंकि वह हमें आवास प्रदान करता है। मूल्य की यह परिभाषा संकुचित है, किंतु इसे इच्छा पूर्ति और जीवन की सुरक्षा तथा वृद्धि में घनिष्ठ संबंध का पता चलता है। मूल्य की दूसरी परिभाषा इस प्रकार दी गई है। मूल्य वह है जो जीवन की रक्षा करे और वृद्धि करे। आदिम युग में जब जीवन सरल था, तब यह जानना सुगम था कि कौन कौन सी वस्तुएं जीवन की वृद्धि और रक्षा में सहायक हैं और कौन कौन सी वस्तुएं बाधक हैं। किंतु वर्तमान जीवन अत्यंत जटिल हो गया है। आज बताना अत्यंत कठिन कार्य है कि कौन वस्तुएं जीवन रक्षा में सहायक हैं और कौन वस्तुएं जीवन में सहायक नहीं हैं। इसलिए यह परिभाषा आज के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त इस परिभाषा में यह भी दोष है कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के जीवन की रक्षा या वृद्धि मूल्यों द्वारा होती है। जीवन अपने आप में शुभ नहीं है, बल्कि जीवित रहने से जिस लक्ष्य की प्राप्ति होती है वही शुभ है। मनुष्य केवल जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकता है।
ऐसे तो पशु भी जीते हैं। मनुष्य अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, वह केवल इच्छाओं की तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता है। मनुष्य एक व्यक्ति होता है, वह अपने व्यक्तित्व के विकास से ही संतुष्ट हो सकता है। मूल्य की एक तीसरी परिभाषा भी दी गई है। मूल्य वह है जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास हो या जिससे आत्म उन्नति में सहायता मिले। मनुष्य के अंदर दो तत्व हैं, भावना और बुद्धि। व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है संपूर्ण स्व अर्थात भावना और बुद्धि दोनों का विकास। इस परिभाषा के अनुसार वही वस्तु मूल्यवान है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे। यह मत आत्मपूर्णतावादियों का है। इस प्रकार आत्मसिद्धि ही मूल्य की पहचान है। इस संदर्भ में अर्बन का कहना है कि मनुष्य के लिए मूल्य का प्रत्यय इच्छा तृप्ति और शारीरिक हित के प्रतियों से ऊंचा होना चाहिए। मनुष्य और कुछ भी क्यों न हो, वह व्यक्ति अथवा आत्मा तो है ही, और बिना आत्मोत्थान के प्रत्यय का समावेश किए मानवीय मूल्य का समीचीनी प्रत्यय नहीं बन सकता। अर्थात मूल्य मानव के आत्मोत्थान का साधन है, व्यक्तित्व विकास का साधन है। यही परिभाषा ज़्यादा समीचीन है कि मूल्य वे वस्तुएं या विचार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। अर्बन ने मूल्यों का वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण करते हुए वे दो प्रकार के मूल्य, साधन मूल्य और साध्य मूल्य बताते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। राइट के अनुसार आंतरिक मूल्य अपने ही कारण मूल्यवान होते हैं। साधन मूल्य अपने परिणामों के कारण मूल्यवान होते हैं। साध्य मूल्य अपने आप में मूल्यवान होते हैं, किंतु साधन मूल्य इसलिए मूल्यवान होते हैं क्योंकि इनसे किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए अच्छा भोजन करने से स्वास्थ्य बनता है, संपत्ति से सुविधाएं प्राप्त होती है, वस्त्र से को हम धारण करके अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इस तरह ये सभी साधन मूल्य हैं, वे स्वयं साध्य नहीं हैं बल्कि किसी अन्य साध्य के साधन हैं। ठीक इसके विपरीत सत्य, शील, सौंदर्य इत्यादि साध्य मूल्य हैं। वे अपने आप में मूल्यवान हैं, वे स्वयं साध्य हैं। ये किसी अन्य साध्य के साधन नहीं कहे जा सकते। कांट का शुभ संकल्प गुडविल आंतरिक शुभ या इंट्रिंसिक वैल्यू का उदाहरण है। दूसरा वर्गीकरण अर्बन के अनुसार विधायक मूल्य और विघातक मूल्य, पॉजिटिव वैल्यू एंड निगेटिव वैल्यू। इसको दूसरे शब्दों में शुभ या अशुभ, गुड और इविल भी कहा जाता है। जो वस्तु आदर्श प्राप्ति में सहायक हो वह उसका विधायक मूल्य होता है, और जो वस्तु आदर्श प्राप्ति में बाधक हो उसका विघातक मूल्य होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। जिस वस्तु का विधायक मूल्य होता है उसे शुभ, और जिस वस्तु का विघातक मूल्य होता है उसे अशुभ कहा जाता है। जिस वस्तु का उच्चतम विधायक मूल्य रहता है वह परम मूल्य या निश्रेयस कहा जाता है। उदाहरण के लिए जिन वस्तुओं से इच्छा की तृप्ति, जीवन की वृद्धि, आत्मा की सिद्धि इत्यादि में सहायता मिले उनका विधायक मूल्य होता है और वे शुभ हैं। इसी तरह जिन वस्तुओं से इच्छा की तृप्ति, जीवन की वृद्धि, आत्मा की सिद्धि में बाधा उत्पन्न होती है उनका विघातक मूल्य है, वे अशुभ हैं।
स्थायी और अस्थायी मूल्य, परमानेंट वैल्यूज एंड ट्रांजिएंट वैल्यूज। जिन वस्तुओं से अस्थायी सुख मिले उनका अस्थायी मूल्य है, और जिन वस्तुओं से अस्थायी सुख मिले उनका अस्थायी मूल्य अर्थात ट्रांजिएंट वैल्यू होता है। इंद्रियजन्य सुख क्षणिक होता है, इसलिए इसका अस्थायी मूल्य होता है। बुद्धि द्वारा प्राप्त सुख अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इसलिए इसको अस्थायी मूल्य या परमानेंट वैल्यू कहा जाता है। उत्पादक और अनुत्पादक मूल्य, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वैल्यूज। प्रयोग करने से जो वस्तुएं घट जाती हैं उनका अनुत्पादक मूल्य होता है। जैसे धन का उपयोग करने से घटता है। भौतिक वस्तुएं अगर हम उपयोग करते हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। धन खर्च करने से घट जाता है। इसी तरह प्रयोग करने से जिन वस्तुओं में वृद्धि होती है उनका उत्पादक मूल्य होता है। जैसे विद्या, ज्ञान या विद्या को हम जितना ही फैलाते हैं, जितना ही दूसरे को बताते हैं, वह उतना ही बढ़ता जाता है। इसका जितना ही प्रसारण होता है उतनी ही इसकी वृद्धि होती है। मूल्यों के वर्गीकरण के अलावा अर्बन ने मानवीय मूल्यों की सूची भी प्रस्तुत की है। उनके अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं जिनकी हम इच्छा करते हैं मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आती हैं। मानवीय मूल्य अर्बन के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक मूल्य, जिनसे हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि। आर्थिक मूल्य, जिनसे हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे धन, दौलत, गाड़ी इत्यादि। मनोरंजन मूल्य, जिन वस्तुओं से मन का बहलाव होता है, जैसे खेल, तमाशा, सिनेमा इत्यादि। साहचर्य मूल्य, जिनसे हमें साहचर्य सुख मिलता है, हमारे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे दोस्ती इत्यादि। चारित्रिक मूल्य, जिनसे हमारा चारित्रिक विकास होता है, जैसे ईमानदारी, दयालुता, सच्चाई इत्यादि। सौंदर्यात्मक मूल्य, जिससे हमारी रुचि परिष्कृत होती है, जैसे विभिन्न प्रकार की कलाएं, सौंदर्य साधन इत्यादि। बौद्धिक मूल्य, वैसे मूल्य को कहा जाता है जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान। धार्मिक मूल्य, वैसे मूल्य को कहा जाता है जिससे हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित होता है, जैसे आत्मा, ईश्वर इत्यादि की अवधारणाएं। अर्बन के अनुसार मूल्यों में एक प्रकार का संगठन होता है, एक प्रकार की व्यवस्था होती है। नैतिक जीवन में प्रायः उच्च और हीन मूल्यों में चुनने का प्रश्न हमारे समक्ष आता है। हमें उच्चतर मूल्यों को चुनना होता है और निम्नतम मूल्यों को त्यागना होता है। अर्बन ने इसके लिए 3 सिद्धांत दिए हैं। इन्हें मूल्यों का संगठन सिद्धांत कहा जाता है। उनका कहना है कि 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें शुभों अथवा मूल्यों में किसी को चुनने या प्राथमिकता देने में उपस्थित माना जाता है। अर्थात 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो अगर हम किसी मूल्य को चुनते हैं तो उसको हम ध्यान में रखते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक मूल्यों को विकृत मूल्यों से उत्कृष्ट निर्धारित किया जाता है। इसी तरह स्थायी मूल्यों से अस्थायी मूल्यों को उत्कृष्ट तथा उत्पादक मूल्यों को अनुत्पादक मूल्यों से उत्कृष्ट गिना जाता है।
इन 3 सिद्धांतों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एक, साधन मूल्य साध्य मूल्य से साध्य मूल्य साधन मूल्य से श्रेष्ठतर है। इंट्रिंसिक वैल्यू इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू से बेटर है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। स्थायी मूल्य या परमानेंट वैल्यू अस्थायी मूल्य ट्रांजिएंट वैल्यू से बेहतर है। उत्पादक मूल्य प्रोडक्टिव वैल्यूज अनुत्पादक मूल्य अनप्रोडक्टिव वैल्यू से बेहतर है। विल्बर मार्शल के अनुसार बताए गए उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों के आधार पर मूल्यों में श्रेष्ठतर और निम्नतर मूल्यों का पता लगाया जा सकता है। शारीरिक मूल्य स्वतः मूल्यवान नहीं हैं, ये अन्य साध्य के साधन हैं, इसलिए इनका मूल्य अधिक नहीं है। सामाजिक मूल्य शारीरिक मूल्य से श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये स्वयं साध्य हैं और दूसरे मूल्यों के साधन भी हैं। अतः ये साध्य मूल्य और साधन मूल्य दोनों ही हैं। आध्यात्मिक मूल्य स्वतः मूल्यवान होते हैं, ये साध्य मूल्य हैं। ये सामाजिक मूल्यों से भी श्रेष्ठ हैं, ये किसी अन्य लक्ष्य के साधन नहीं बन सकते हैं। इस तरह प्रथम सिद्धांत के अनुसार जैविक मूल्य सबसे निम्न कोटि के हैं, सामाजिक मूल्य उनसे श्रेष्ठ हैं और आध्यात्मिक मूल्य सबसे श्रेष्ठ हैं। शारीरिक मूल्य से क्षणिक आनंद मिलता है, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से अपेक्षाकृत अस्थायी आनंद मिलता है। इसलिए द्वितीय सिद्धांत के अनुसार शारीरिक मूल्य निम्न श्रेणी का और सामाजिक मूल्य इससे उच्च श्रेणी का और आध्यात्मिक मूल्य उच्चतम श्रेणी का होता है। शारीरिक मूल्य अनुत्पादक होते हैं, इनके प्रयोग करने से इनमें कमी आती है और अंत में इनकी समाप्ति हो सकती है। धन आदि खर्च करने से कम होता है और अंत में एक दिन समाप्त हो सकता है। किंतु सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रयुक्त होने से और बढ़ते जाते हैं, जैसे साहस, ज्ञान, कर्म की सुंदरता, धर्म आदि का प्रयोग करने से और बढ़ते जाते हैं। ज्ञान का जितना अधिक वितरण किया जाता है उतना ही अधिक फैलता है। इस प्रकार तीसरे सिद्धांत के अनुसार भी शारीरिक मूल्य निम्न स्तर पर और आध्यात्मिक मूल्य उच्चतम स्तर पर आते हैं। उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि शारीरिक मूल्य सामाजिक मूल्य से और सामाजिक मूल्य आध्यात्मिक मूल्य से निम्नतर है। सबसे निम्न स्तर पर शारीरिक मूल्य, सबसे उच्च स्तर पर आध्यात्मिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्य का स्थान दोनों के बीच में स्थित है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शारीरिक मूल्य बेकार है। सभी मूल्यों से आत्मसिद्धि होती है। यह अलग बात है कि किसी मूल्य से अधिक आत्मसिद्धि और किसी मूल्य से कम आत्मसिद्धि होती है। इसलिए शारीरिक मूल्य भी आत्मसिद्धि में सहायक होने के कारण महत्वपूर्ण है। यह विश्व परिवर्तनशील है। समय के साथ ही साथ मूल्यांकनात्मक चेतना में भी परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति के मूल्यांकन करने की क्षमता भी बढ़ती रहती है। आज मूल्यवान समझी जाने वाली वस्तु कल मूल्यहीन समझी जा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्य स्वयं परिवर्तनशील है। मूल्य देश और काल से परे होने के कारण अपरिवर्तनशील है। मूल्यवाद के अनुसार शुभ और मूल्य में कोई अंतर नहीं है। जो आचरण मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति में सहायक हो उसे शुभ आचरण कहते हैं और जिस आचरण से मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो उसे अशुभ आचरण कहते हैं। कोई कर्म या आचरण अपने आप में मूल्यवान नहीं होता है। अन्य क्रियाओं की तुलना में वह अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ कहा जा सकता है। कर्मों के मूल्यांकन में परिस्थितियों का ख्याल रखना भी आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि मूल्यवाद ने एक वस्तुनिष्ठ और सर्वमान्य नैतिक मानदंड देने का प्रयास किया है, परंतु आलोचकों ने इस सिद्धांत के भी दोष गिनाए हैं। इन दोषों में से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। आलोचकों के अनुसार मूल्यवाद में मौलिकता का
अभाव है। वस्तुतः मूल्यवाद एक प्रकार का अंतः प्रज्ञावाद है। यह परमार्थ बोध सेंस पर अधिक जोर देता है। इसके अनुसार जिसमें जितना परमार्थ बोध होगा वह उतना ही अधिक लाभ कर सकता है, परंतु परमार्थ बोध तीव्र नहीं होने पर भी मनुष्य नैतिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ या उच्च हो सकता है। वह अपनी कर्तव्य बुद्धि से श्रेष्ठ बन सकता है। मूल्यवाद की यह कमी है कि वह कर्तव्य बुद्धि पर उतना जोर नहीं देता है जितना परमार्थ बोध पर। परमार्थ बोध के आधार पर जो कर्म अच्छा है वही कर्तव्य बुद्धि के अनुसार बुरा कर्म कहा जा सकता है। प्रोफेसर संगमलाल पांडे ने अपनी पुस्तक नीति शास्त्र का सर्वेक्षण में गणिका प्रेम और पत्नी प्रेम का उदाहरण दिया है। जितना गणिका प्रेम के कारण सौंदर्य बुद्धि का विकास हुआ है उतना पत्नी प्रेम के कारण नहीं। परमार्थ बोध या सौंदर्य बुद्धि से गणिका प्रेम पत्नी प्रेम से उच्चतर दिखता है, किंतु कर्तव्य बुद्धि के अनुसार गणिका प्रेम पत्नी प्रेम से निम्न स्तर का ही नहीं बल्कि ही भी है। कर्तव्य बोध कभी परकीया प्रेम, नायिका प्रेम या गणिका प्रेम को पत्नी प्रेम से बढ़कर स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो आचरण परमार्थ बोध के अनुसार श्रेष्ठ है वह कर्तव्य बुद्धि के अनुसार निम्न श्रेणी का है। इसी तरह कर्तव्य बुद्धि जिसे उत्कृष्ट मानती है उसे परमार्थ बोध निकृष्ट मान सकता है। नीति शास्त्र में कर्तव्य बुद्धि का परमार्थ बोध से अधिक महत्व है। इस प्रकार मूल्यवाद कर्तव्य बुद्धि पर समुचित ध्यान नहीं देकर बड़ी भूल कर बैठता है। आलोचकों का कहना है कि मूल्यवाद सुकरात के इस कथन का समर्थक है कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। इसके अनुसार जो अच्छाई या शुभ का ज्ञान रखता है वह शुभ आचरण करता है और जो अशुभ आचरण करता है उसे शुभ का ज्ञान नहीं रहता है। परंतु अरस्तु का कहना है कि शुभ या अच्छाई का ज्ञान रहते हुए भी व्यक्ति अशुभ या बुरा कर्म कर सकता है यदि उसमें संकल्प की दुर्बलता वर्तमान हो। आलोचकों का मानना है कि मूल्यवाद में मूल्यों के तारतम्य की समस्या को उलझा दिया है। मूल्यवाद ने मूल्यों के तारतम्य की समस्या को और उलझा दिया है। मनुष्य को मूल्यों के तारतम्य का ज्ञान सदैव अपूर्ण रहता है, जिससे किसी एक तारतम्य पर मतैक्य होना संभव नहीं है। परिणामस्वरूप मूल्यों में तारतम्य कभी सर्वव्यापी और सार्वजनिक मानदंड नहीं हो सकता है। आलोचकों के अनुसार मूल्यवाद की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिस मूल्य को एक दृष्टिकोण से उच्चतम समझा जाता है दूसरी दृष्टि से निम्न समझा जाता है। प्लेटो न्याय को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं जबकि हार्टमैन इसे निकृष्ट मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि मूल्यवाद मूल्यांकन पर बहुत जोर देता है जबकि क्रियाशीलता की उपेक्षा करता है। नैतिकता के क्षेत्र में मूल्यांकन के साथ साथ क्रियाशीलता भी महत्वपूर्ण है। इस तरह हम देखते हैं कि यह सही है कि मूल्यवाद में मूल्य की प्रकृति, तारतम्य, उसकी वस्तुनिष्ठता, उसकी सर्वव्यापकता, सर्वमान्यता प्रश्नों के घेरे में है। आलोचक इसके मौलिकता पर भी प्रश्न उठाते हैं तथा इसे अंतः प्रज्ञावाद तथा आत्मपूर्णतावाद का समन्वित सिद्धांत मानते हैं। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण और अत्यंत ही लोकप्रिय सिद्धांत है। इसका कारण यह है कि सुखवाद, अंतःप्रज्ञावाद, बुद्धिवाद, उपयोगितावाद और आत्मपूर्णतावाद जैसे सभी सिद्धांतों की विशेषताओं को समेटते हुए यह वस्तुनिष्ठ नैतिकता को स्थापित करने का प्रयास करता है और कुछ हद तक सफल भी होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि मूल्यवाद बहुत हद तक एक सर्वमान्य नैतिक मानदंड
हो सकता है। अब हम लोग अगले अध्याय में कुछ नई अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।